Assalamualaikum viewers. So in last class we discussed about role of kidney in osmolar regulation. Now we are starting from kidney disorders. Probably this is the last topic of chapter number 2, homeostasis. अच्छा, अगर किडनी डिसऑर्डर्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है किडनी स्टोन। ठीक है। अच्छा, ये एक सॉलिड मास होती है, ठीक है, स्मॉल होती है, जो कि हमारी किडनी के अंदर फॉर्म होती है। कुछ टाइनी रॉक्स होते हैं, ठीक है। समथिंग हार्ड एंड कॉम्पैक्ट, लंप और अ क्लस्टर ना। लंप बेसिकली घट्टी को कहते हैं। तो ये इस तरह की होती है, ठीक है। स्मॉल होती है, शाइनी होती है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, जो कि कुछ सब्सटेंसेस से मिलकर बनी होती है जब वो जुड़ते हैं तो। अच्छा, सब्सटेंसेस से मुराद कैल्शियम ऑक्लेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। सही है। ये वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सब्सटेंसेस है जिनसे क्रिस्टल्स बनते हैं किडनी स्टोन्स के अंदर। कैल्शियम ऑक्लेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा यूरिक एसिड एंड क्रिस्टीन भी इस तरह के सब्सटेंसेस हैं जो कि किडनी स्टोन का पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। दीज मॉलिक्यूल सेपरेट फ्रॉम यूरिन। इट्स मीन कि ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये लिक्विड वेस्ट यानी कि जो यूरिन है हमारी किडनी के अंदर, उससे ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट इन किडनी। अच्छा, प्रेसिपिटेट का मीन ये है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो दोबारा से एक जगह जमा होते हैं और सॉलिड पार्टिकल्स बनाते हैं। एंड डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ स्टोन। इट्स मीन कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो किडनी के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं और स्टोन्स बनाते हैं, ठीक है। Sometimes these stones are not hard, therefore they break into sand-like crystals, which mean कि जब ये stones hard नहीं होते तो ये कुछ small pieces में break down हो जाते हैं और बिल्कुल sand की तरह लगते हैं। और फिर क्या होता है कि जो स्मॉल सैंड लाइक क्रिस्टल्स होते हैं ये ईजिली रिमूव हो जाते हैं हमारी बॉडी से थ्रू यूरिन विदाउट कॉजिंग पेन, ठीक है। लेकिन अगर बात करें लार्ज साइज स्टोन की तो वो जो है किडनी टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं और कहीं पे भी स्टक हो जाते हैं यूरिनरी ट्यूब में, ठीक है। और बहुत ही सीवियर जो है वो रेनाल फेलियर कॉज करते हैं, ठीक है। और ज़ाहिर है जब ये स्टक हो जाएगा तो फिर ये रेनाल फेलियर कॉज करेगा ही करेगा और बहुत ज़्यादा पेन के साथ कॉज करेगा। अच्छा देखो, अब आ जाओ ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन पे। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर साइज़ ऑफ स्टोन स्मॉल है तो हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये टेक्निक क्या करती है, ये स्टोन को ब्रेक कर देती है बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी कि कुछ साउंड वेव्स होती हैं, उन वेव्स के ज़रिए स्टोन को ब्रेक डाउन किया जाता है और फिर स्टोन जो है ना वो ड्रेन आउट हो जाता है किडनी से यूरिन के ज़रिए, सही है। लेकिन अगर साइज़ ऑफ स्टोन बड़ा होगा यानी कि लार्ज होगा तो फिर वो कभी भी लिथोट्रिप्सी से ब्रोकन नहीं हो सकेगा, सही है। तो फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ रेनाल सर्जरी के प्रोसेस से ही रिमूव हो सकता है। और इज़ द लास्ट लाइन, द लार्ज इनटेक ऑफ वाटर इज़ द ओनली मेजर। इस मीन कि हम जितना वाटर पीते हैं उतना ही इट्स मेक अवर यूरिन मोर डाइल्यूट। तो इससे यही होता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्टोन जो होती है किडनी के अंदर उसके चांसेस कम हो जाते हैं। जितना हम पानी पियेंगे उतने चांसेस कम होंगे। लेट्स लुक अप टू दिस टॉपिक, किडनी फेलियर। अच्छा, बेसिकली किडनी के नेफ्रॉन्स जब काम करना छोड़ देते हैं इसको हम किडनी फेलियर कहते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि सॉल्यूट का डिसबैलेंस हो जाता है हमारे ब्लड में और किडनीज़ के अंदर, इस वजह से किडनी फेलियर कॉज होती है, ठीक है। अच्छा, हमें अच्छे से पता है कि किडनी का फंक्शन ये है कि हमारे वेस्ट मटेरियल को फ़िल्टर कराए, ठीक है। और जब किडनी फ़ेल हो जाएंगी तो हमारे वेस्ट मटेरियल को फ़िल्टर कौन कराएगा? इसीलिए किडनी के फ़ेल होने के बाद जो हमारा यूरिया होता है और जो अदर वेस्ट मटेरियल होता है वो ब्लड में रहते हैं। इस वजह से हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। और वाटर भी रेगुलेट नहीं हो पाता और ये जब डिसबैलेंस होता है ना सॉल्यूट्स का, तो इसकी वजह से डेथ कॉज हो जाती है, ठीक है। अनलेस द पेशेंट इज़ गिवन ट्रीटमेंट टू फिल्टर आउट वेस्ट बाय मशीन। इट्स मीन के पेशेंट को ये वाला ट्रीटमेंट देना पड़ता है कि उसका वेस्ट जो है वो फ़िल्टर कराना पड़ता है मशीन के ज़रिए, सही है। लेट्स लुक अप टू दिस किडनी डायलिसिस। अच्छा, बेसिकली जो किडनी फेलियर का जो पेशेंट है उसको किडनी ट्रांसप्लांट देना पड़ता है, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जिसके पास 2 हेल्दी किडनीज़ हैं, ठीक है, वो अपनी एक किडनी किसी को भी डोनेट कर सकता है और एक किडनी के साथ सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर डोनर जो है वो अवेलेबल ना हो तो पेशेंट किससे ट्रीट करा जाता है? डायलिसिस से ट्रीट करा जाता है यूजिंग अ डायलिसिस मशीन, ठीक है। अच्छा, जो डायलिसिस मशीन है ये क्या परफॉर्म करवाती है? ये किडनी का फंक्शन परफॉर्म कराती है। ये पेशेंट के ब्लड को क्लीन कराती है, सही है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कराती है और टॉक्सिसिटी को भी रिमूव कराती है हमारी बॉडी से। बेसिकली ये सारा फंक्शन किसका है? किडनी का है। और जब किडनी फेल हो जाएगी तो फिर इसी तरीके के फंक्शन परफॉर्म कराने पड़ेंगे, ठीक है।
अच्छा, तो एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट नीड्स टू अंडरगो डायलिसिस 2 to 3 टाइम्स अ वीक, यानी कि एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को कम से कम 2 से 3 दफ़ा जो है हफ्ते में डायलिसिस करवाना पड़ता है। ठीक है, ईच सीज़न लास्ट अबाउट 3 to 5 आवर्स। ठीक है, यानी कि ईच सीज़न जो है वो ज़्यादातर 3 से 5 घंटों का होता है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट बॉडी साइज़ एंड मेडिकल कंडीशन, यानी कि पेशेंट की बॉडी साइज़ जितना ब्लड है उसके लिहाज से टाइम लगता है एंड मेडिकल कंडीशंस के लिहाज से। ठीक है, ये सो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो फिनिश्ड हो गया है। सो इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट क्लास मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 के MCQs एंड शॉर्ट Q&A लॉन्ग Q&A डिस्कस करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर योर हायर ग्रेड इन स्टडीज़।